ऑनेस्ट एफर्ट्स विद नीरू मिश्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अपनी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पेपर 1 का यूनिट 1 जो कि कला और संस्कृति से संबंधित है। उस वीडियो के बाद से इस वीडियो के बीच में काफ़ी गैप हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ है, तो जब हम कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी और अन्य नई चीज़ों की जानकारी जुटानी होती है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है, पढ़ने और पढ़ाने के मेथड्स भी काफ़ी बदल गए हैं। जैसे कि अभी हम YouTube के माध्यम से बातें कर रहे हैं, तो YouTube पे भी पढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं, बहुत सारे मेथड्स उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि OBS स्टूडियो के माध्यम से जो कि आप अनअकैडमी वगैरह प्लेटफॉर्म पर देखते हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा वीडियोस को बनाया जाता है, या जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं। तो इस दौरान मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, एडिट कैसे किया जाता है, वीडियो कैसे बनाया जाता है, किन किन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा सकता है। जब आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखनी होती हैं। अभी सिर्फ शुरुआत है तो बहुत सारी अभी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हर दिन सीखने को मिल रही हैं, लेकिन सीखते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, तो हम लगातार सीखते रहेंगे। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जब किया तो मुझे लगता है कि जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। इसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को रख पाएंगे, तो हम इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कला और संस्कृति से संबंधित वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमें उस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो कला और संस्कृति से संबंधित है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अभी स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 के मेंस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसको हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण के लिए निवेश यानी इनपुट प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये कि हम उस क्वेश्चन को समझ जाएं कि उसमें पूछा क्या गया है। हम उस क्वेश्चन को पूछने के पीछे के लॉजिक को भी समझ जाएं कि आखिर वो क्वेश्चन किस लिए पूछा गया है और उसमें एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय आयोजन और उस काल की जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां थीं, मान्यताएं थीं, वो जो आज तक प्रचलित हैं, जो हम वर्तमान युग में भी देखते हैं, उन्हें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए, जब हम अपने पेपर 1 को तैयार कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने हिस्ट्री ऑप्शन के लिए यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य अध्ययन के पेपर 1 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इस टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपको डीप में इस टॉपिक को तैयार करना रहता है। आपको इस सभ्यता के उद्गम के बारे में, इस सभ्यता के अंत के बारे में, इस सभ्यता की खोज के बारे में भी अतिरिक्त क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं। लेकिन क्योंकि हमें कला और संस्कृति साहित्य को ध्यान में रखकर यहाँ पर अपना ये टॉपिक तैयार करना है, तो हम उसी फ्रेमवर्क के अंदर अपने आप को रखेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या था। आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड अपने मेंस के एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखने का आपको स्कोप भी नहीं मिलता है, क्योंकि वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट में आप टाइम पीरियड और फैक्ट वगैरह बहुत सारे नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये जानने के लिए कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन थी, इस सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएँ थीं वो कितनी प्राचीन थी, तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इतने पुराने टाइम में, इतने पहले समय में कैसे कैसे चीज़ों को किया गया। तो उन चीज़ों की महत्ता आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसकी प्राचीनता को समझें। तो इसलिए आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का जो कालक्रम था वो क्या था। तो हम जानते हैं कि यह एक नगरीकृत सभ्यता थी। प्रथम नगरीकृत सभ्यता की संज्ञा इस सभ्यता को दी जाती है।
यह एक सुविकसित सभ्यता थी, सुनियोजित सभ्यता थी। जब भी हम किसी नगरीकरण की बात करते हैं या शहरों की बात करते हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि शहरों में गैर कृषक आबादी का बाहुल्य होता है। मतलब जो कृषि की गतिविधियों में लोग लगे हैं उनकी संख्या कम होती है, और जो गैर कृषि गतिविधियां होती हैं जैसे कि व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, प्रशासनिक, धार्मिक, ये गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। तो गैर कृषि आबादी का बाहुल्य होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर कृषि नहीं हो सकती है या उसके आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की उन्नति नहीं रही होगी। क्योंकि जब कृषि द्वारा उत्पादित जो खाद्यान्न होता है, जब वो उसका अतिरिक्त होता है, उत्पादन अधिशेष प्राप्त होता है, तभी जो गैर कृषक आबादी जो नगरों में बस रही है, जो कृषि में नहीं लगी हुई है, उसका भरण पोषण संभव हो पाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारियाँ जो हैं वो पुरातात्विक अवशेषों से मिली हैं, इसका कोई साहित्यिक स्रोत नहीं अवेलेबल है। हमें सिर्फ अभी जो वहाँ के विकसित नगर थे उन्हीं की खुदाई, उन्हीं के अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और ये बहुत संभव है कि जो ग्रामीण क्षेत्र रहे होंगे उसके आसपास, उनकी अभी हमें जानकारी प्राप्त ना हो, वो हमारी पहुंच से अभी बाहर हो। तो जब भी हम नगर की बात करते हैं तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नगर और जो ग्राम होते हैं वो परस्पर निर्भर होते हैं। जो ग्रामीण जनसंख्या जो कि कृषि में लिप्त है, उसके द्वारा जब खाद्यान्न को अतिरिक्त मात्रा में पैदा किया जाता है, अधिशेष जब होता है, तभी जो नगरों में रह रही जनसंख्या होती है उसका भरण पोषण संभव हो सकता है। तो जो नगरीय आबादी है वो ग्रामीण जनसंख्या पर, ग्रामीण कृषि पर निर्भर होती है, और जो नगर की जो गतिविधियां होती हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई शिल्प का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पर जो वाणिज्य व्यापार हो रहा है, उसके लिए हमें जो ग्रामीण आबादी होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण और नगर जो हैं वो परस्पर समनिर्भर होते हैं। नगरों की एक और विशेषता होती है कि शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं नगर। सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबे और टिन को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कांसे की खोज की गई, लेकिन इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ कांसे का प्रयोग होता था। वहाँ पर अन्य धातुएं भी, जैसे कि सोना, चांदी और टिन, शीशा, इन सब धातुओं का भी प्रयोग होता था। लेकिन हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने प्राचीन समय में धातुओं को गलाकर और उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नई धातु का आविष्कार कर लिया जाए। तो जब भी कोई नई चीज़ होती है, जब भी कोई नया आविष्कार होता है, तो वह मानव सभ्यता के लिए एक उपलब्धि होता है और उसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अब हम अपने मेन जो क्वेश्चन था जिसमें कि नगर नियोजन के बारे में पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि नगर नियोजन होता क्या है। देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना होता है। अगर हम उन रिसोर्सेज को नियोजित तरीके से प्लान्ड वे में उपयोग करें तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ज़मीन की, तो ज़मीन एक निश्चित अनुपात में होती है नगर में। अगर हम इस ज़मीन का उपयोग नियोजित तरीके से करें, प्लान्ड वे में करें, तो हम सभी सुविधाओं का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, अच्छे से नगरों को विकसित कर सकते हैं। रिसोर्सेज का अधिकतम और प्रभावशाली उपयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि हम प्लान्ड वे में रिसोर्सेज का उपयोग करें। तो जब हमारे नगर नियोजित होते हैं, प्लान्ड होते हैं, तो ये पहले से निश्चित होता है कि ज़मीन के कितने भाग पर आवासीय संरचनाएं होंगी, आवास बनाए जाएंगे, कितने भाग पर सार्वजनिक स्थल बनाए जाएंगे, कहाँ से जो सड़कें हैं या जो यातायात की व्यवस्था की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी। तो इन सब चीज़ों की वजह से नगर नियोजन बहुत ही आवश्यक है, और एक निश्चित ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उस काल में लगभग 4500 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजित थे। आज भी नगर नियोजन की महत्ता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। रिसोर्सेज का अधिकतम उपयोग करने के लिए नगर नियोजित होनी चाहिए। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन के तत्व थे उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो आज भी किस तरह से विद्यमान है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के
नगर नियोजन को देखते हैं तो इसकी कुछ विशेषताओं को हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, पूर्व और पश्चिम में। पश्चिमी भाग में दुर्ग था, मतलब एक चबूतरे के ऊपर आवासों का निर्माण किया गया था। पूर्वी भाग के अपेक्षा जो पश्चिमी भाग जो था उसकी ऊंचाई अधिक थी। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ श्रमिक आवास जैसी संरचना हमें मिलती है। यह एक ओबियस बात है कि जब नगर होते हैं, नगरों की जो गतिविधियां होती हैं उसमें एक वर्ग श्रमिक वर्ग भी, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। नगरों में सभी गतिविधियां तभी सुनियोजित तरीके से चल सकती हैं जब वहाँ पर श्रमिकों की उपस्थिति हो, चाहे वो आवास के निर्माण में हो, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने के लिए श्रमिक की उपस्थिति हो, या फिर जो कारखाने वगैरह होते हैं उनमें श्रमिक जो कार्य करते हैं। तो जो नगर होते हैं उनमें श्रमिकों की उपस्थिति तो होती ही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस काल की है वो ये है कि उस काल में भी श्रमिकों को रहने के लिए आवास पहले से ही बनाए गए हुए थे। आजकल जो हम देखते हैं बड़े बड़े महानगरों में मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है। इन मलिन बस्तियों को विकास होने का रीज़न यही होता है कि शहरों में श्रमिकों की जनसंख्या तो बढ़ती जाती है, ज़रूरत बढ़ती जाती है, श्रमिक वहाँ पर आते जाते हैं, लेकिन हम उनको रहने के लिए, उनके आवास के लिए जो व्यवस्था है वो प्लान्ड वे में नहीं करते हैं। इस वजह से मलिन बस्तियों का निर्माण हो जाता है और जो बाद में नगर के लिए और शहर के लिए, हमारे महानगरों के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाता है, परेशानी बन जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस काल में श्रमिक आवासों का भी निर्माण किया गया था। ग्रिड पद्धति के आधार पर नगरों की बसावट की गई थी। आयताकार शेप में जो नगर था वो बसा हुआ था। वहाँ पे ग्रिड पद्धति पर, जो हम देखते हैं चेस में ग्रिड पद्धति होती है, उस तरह से आवास और जो स्थल थे वो बने हुए थे। और जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटती थी। इससे क्या होता था कि जो हमारी यातायात व्यवस्था है वो सुगम होगी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जो सड़कें होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो इससे जो ट्रैफिक आदि की समस्या होती है उससे हमें निजात मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो घर बने हुए थे, जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मतलब ईंटों को पहले पकाया गया था और ये ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। जब हम उस काल की समकालीन सभ्यताओं को देखते हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया आदि की सभ्यता, तो वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें बहुतायत में, मतलब ज़्यादातर जगह पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जो आवास संरचना थी वो लगभग सेम थी, एक समान थी। केंद्र में आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे होते थे। जो वेंटिलेशन यानी जो वायु निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। घरों में ही स्नान गृह बने हुए थे और जला आपूर्ति के लिए कुएं आदि की व्यवस्था थी। तो ये आज भी हम देखते हैं कि मकान बनाए जाते हैं, उसमें आंगन बीच में रहता है, उसके चारों तरफ कमरे बने हुए होते हैं, वेंटिलेशन आदि की व्यवस्था आज भी है। तो ये जो चीज़ें थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें देखने को मिलती हैं और आज भी हम उन्हें अपने विकसित रूप में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली यानी सैनिटेशन की व्यवस्था। जो घरों से उपयोग किया गया पानी था वो पक्की नालियों के द्वारा मेन सीवेज तक पहुंचाया जाता था। ये नालियां ढकी हुई होती थीं और ये नालियों को ईंटों की तह लगाकर पक्का बनाया जाता था। जगह जगह होल बने हुए थे, मेन होल बने हुए थे और समय समय पर इन नालियों की सफाई की जाती थी। सीवेज व्यवस्था जो थी वो उन्नत अवस्था में थी। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हम देखते हैं कि वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए भी कई सारी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये उस काल की लोगों की दूरदर्शिता थी कि वो इस तरह की संरचनाएं बना पाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक स्थल, अन्नागार, स्नानागार, महाविद्यालय, स्टेडियम और बाजार आदि की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और आज भी हम देखते हैं कि इस तरह की जो संरचनाएं हैं वो नगरों में होती ही हैं। यह एक सामान्य विशेषता है कि इस तरह की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं या सार्वजनिक स्थल हैं वो हमें नगरों में देखने को मिलते हैं। कोई भी जो नगर होता है उसके लिए ये आवश्यक होता है कि जो परिवहन व्यवस्था है वो उन्नत हो, वो विकसित हो। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं
तो मोहरों पर हमें नावों आदि का चित्रण मिलता है। लोथल से हमें पक्की मिट्टी का जहाज मिलता है। लोथल से हमें एक डॉक यार्ड जैसी संरचना भी मिलती है जहाँ से जहाज़ों का आवागमन होता होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बैलगाड़ी आदि मिट्टी के खिलौने आदि के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि उस काल में जो परिवहन व्यवस्था थी वो उन्नत थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उस तरह से परिवहन का भी विकास होता है। तो आज जो हम परिवहन देखते हैं वो उन्नत अवस्था में देखते हैं, उस काल के जैसा तो नहीं देखते हैं। लेकिन इस बात को हमें मानना होगा कि जो उस काल में परिवहन व्यवस्था एक विकसित और उन्नत अवस्था में थी, आज भी वह एक आवश्यकता बनी हुई है। इतनी बड़ी सभ्यता में जो इतने सारे नगर थे, उनमें हमें बहुत सारी विशेषताएं कॉमन रूप से देखने को मिलती हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस काल में भी कोई स्थानीय और केंद्रीकृत प्राधिकरण रहा होगा, कोई अथॉरिटी रही होगी जो नगरों में हो रही गतिविधियों को, शिल्प की, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों को, प्रशासनिक गतिविधियों को विनियमित करती होंगी, समन्वित करती होंगी। तो इसलिए स्थानीय और केंद्रीकृत प्राधिकरण उस काल में रहा होगा। तो उसी तरह से हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जो नगर पालिका, नगर निगम आदि जो प्राधिकरण होते हैं वो हमें नगरों में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की, तो कुछ विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की हम वर्तमान में भी देखते हैं। जैसे कि उस काल में जो हमें मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई थी, मतलब वहाँ पर एक पब्लिक बाथ स्ट्रक्चर बना हुआ उसका अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। तो माना जाता है कि इस स्नानागार का प्रयोग लोग धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से पूर्व करते होंगे। तो धार्मिक अनुष्ठानों में शारीरिक स्वच्छता, जल आदि की जो महत्ता है वो आज भी यथावत बनी हुई है। जब भी हम किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं तो स्नान आदि और जल से अपने आप को शुद्ध करने की, स्वच्छ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस काल में पशुओं का पूजन किया जाता था। कुबरदार जो बैल था उसका पूजन किया जाता था। एक श्रृंगी जो जीव थे उनका पूजन किया जाता था। और आज भी देखते हैं, आज भी हम देखते हैं कि गाय है, बैल है और जो कुछ जीव हैं उनको हम पूजनीय मानते हैं। हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकृति का पूजन उस काल में होता था। आज भी हम देखते हैं कि तुलसी, पीपल, बरगद, बबूल, ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी पूजा की जाती है, ये पूजनीय माने जाते हैं। उसके बाद मातृ देवी की उपासना उस काल में होती थी। हमें बहुत सारी मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और हिंदू धर्म में बहुत सारी देवियों की उपासना आज भी निरंतर जारी है। तो ये उस काल की वर्तमान में भी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाशुपति शिव की उपासना होती थी। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग जो हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है, उसकी महत्ता है, वो उस काल से चली आ रही है और आज तक उसकी महत्ता यथावत बनी हुई है। सिंदूर आदि का प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है और आज तक इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ सांस्कृतिक तत्व थे। अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमने लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस तरह से निवेश इनपुट प्रदान किए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को 250 वहाँ यूपीएससी में इसको हमें 150 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमने 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिखा है। क्यों लिखा है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को जब देखते हैं कि लगभग 4500 वर्ष प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं की वर्तमान में हमारे नगरीय आयोजन एवं जीवन पद्धति में उपस्थिति सैंधवकालीन सभ्यता की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का परिचायक है। तो हम अपने परिचय में जब हम अपना आंसर लिखते हैं तो हम उसका जो परिचय लिखते हैं उसमें हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि उस काल की जो चीज़ें हैं वो हमें आज भी देखने को मिलती हैं, तो ये उस काल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंधव काल की एक सर्व प्रमुख विशेषता थी नियोजित नगरीकरण, को हम वर्तमान में चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता एवं गांधीनगर आदि अनेक शहरों में देख सकते हैं। ग्रिड पद्धति के आधार पर नगरों की बसावट, सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, घरों के निर्माण में पकी हुई एवं एक निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग, आवासों की आधारभूत संरचना, जल निकास की एक सुव्यवस्थित प्रणाली, सार्वजनिक सुविधाओं
एवं सार्वजनिक आवासों की नगर में उपस्थिति आदि सैंधवकालीन विशेषताओं को हम वर्तमान नगरीय व्यवस्था में सामान्य रूप से देखते हैं। तो जो विशेषताएं हमें उस काल में दिखाई देती थीं और आज भी हम जिनको देखते हैं उनको हमने इस पैराग्राफ में बता दिया है। इसके अतिरिक्त मोहरों पर नावों का चित्रण, डॉकयार्ड, पक्की मिट्टी के जहाज, बैलगाड़ी, खिलौने आदि के सैंधवकालीन अवशेष दर्शाते हैं कि एक उन्नत परिवहन व्यवस्था नगरीकरण की आधारभूत आवश्यकता होती है, जो कि अपने विकसित रूप में हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। नगरों में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित एवं समन्वित करने हेतु स्थानीय एवं केंद्रीकृत प्राधिकरण की उपस्थिति, सामान्य रूप से नगरों का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, प्रगतिशील दृष्टिकोण, सामाजिक सहिष्णुता आदि सैंधवकालीन तत्व वर्तमान नगरों की विशेषता है। धार्मिक अनुष्ठानों में शारीरिक स्वच्छता की महत्ता, मंदिरों आदि में जलकुंड की उपस्थिति, मातृ देवी की उपासना, पशुओं एवं पेड़ पौधों आदि की पूजा भारतीय संस्कृति के प्रकृति पूज्य होने को दर्शाता है। तावीज़ों का प्रयोग, सिंदूर का प्रयोग, पाशुपति शिव की उपासना, स्वास्तिक चिन्ह आदि सैंधवकालीन मान्यताएं यथावत वर्तमान में प्रचलित हैं। गेहूँ, धान, जौ आदि का प्रमुख खाद्यान्न के रूप में प्रयोग, सूती एवं छपाईदार वस्त्रों का प्रयोग, स्वर्ण, चांदी, पत्थर के आभूषण, नृत्य कला, मूर्ति कला, लॉस्ट वैक्स तकनीक, पॉलिशदार एवं चित्रित मृदवाणों को प्रयोग आदि तत्व सैंधव काल से प्रेरित हैं। इसके बाद हम कंक्लूजन में लिखेंगे, नवीन आवश्यकताएं एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति किसी भी सभ्यता को परिवर्तनशील बनाती है, किंतु विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सैंधवकालीन सभ्यता की अधिकतर विशेषताओं की आधुनिक नगरीय आयोजन एवं जीवन पद्धति में उपस्थिति भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को निरंतरता प्रदान करती है। तो इस तरह से हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। हमने अपने क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में इसलिए लिखा कि आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस 2020 में एक क्वेश्चन आया है जिसको हमें 125 वर्ड्स में लिखना था। हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें दो भाग थे, एक तो शहरी नियोजन जिस पर कि ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बनता है, यूपीएससी के क्वेश्चन के आधार पर बनता है, जो यूपीपीसीएस में एक्सपेक्टेड है, वो है कि हड़प्पा सभ्यता काल के सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताओं को रेखांकित कीजिए जो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को निरंतरता प्रदान करते हैं। तो हमने अपने आंसर में इस कथन को से कंक्लूड किया था। तो उस चीज़ को आप जो सेकेंड वाला पोर्शन था जिसमें कि हमने सांस्कृतिक एवं धार्मिक विशेषताओं को डिस्कस किया था, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने देखा वो एक मॉडल आंसर था, आप उससे भी बेहतर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस यही अपनाना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी, नगरीय आयोजन से संबंधित जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को कीवर्ड के रूप में याद करें और उनको याद करने के बाद जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो करें और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। हो सकता है आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप इस मॉडल आंसर की सहायता ले सकते हैं और अपने इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमने जो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ है उसके आधार पर यूपीपीसीएस के दो क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लिया है। अब हम अपने आगे आने वाली वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लिपि और सिंधु घाटी सभ्यता में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति थी उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन और सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।